हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं और उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आपके पास उपलब्ध होने वाली है और बीच में हमारी भी समस्या थी, इस वजह से चलो कोई बात नहीं बच्चों। आज का क्वेश्चन है बच्चों, पतले लेंस की फोकस दूरी का अपर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता संबंधी सूत्र लिखिए। इस सूत्र की सहायता से दिखाई कि किसी लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों आंसर, चला देखते हैं। हेडिंग डालते हैं, लेंस की फोकस दूरी का लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, यानी लेंस का जो अपवर्तनांक है पदार्थ का वो उस पर फोकस दूरी किस प्रकार से निर्भर करती है और लेंस के जो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है उसके ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अपवर्तनांक के पदों में फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ अपवर्तनांक n है, इसके ऊपर किस तरीके से ये निर्भर है आइए जानते हैं। इस सूत्र में n के स्थान पर बाह्य माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक रखा जाता है। यदि लेंस को वायु के स्थान पर किसी पारदर्शी माध्यम जैसे जल में रखें तो n का मान बदल जाने से, ठीक है बच्चों, n का मान बदल जाने से, जैसे जल में रखें तो n का मान बदल जाने से फोकस दूरी f बदल जाती है। अपवर्तनांक n का मान घटने पर फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर f का मान कम होगा, n का मान कम होगा तो फोकस दूरी अधिक होगी और अगर n का मान अधिक होगा तो फोकस दूरी कम होगी। तो इस बात से पहले जो पद है जो टॉपिक है n, वो इसमें अपवर्तनांक के घटने से ये फोकस दूरी बढ़ती है और अपवर्तनांक के बढ़ने से फोकस दूरी कम होती है। तो ये आपकी भली भांति समझ आया होगा। अब इसकी कुछ स्थितियां हैं बच्चों, वो जानते हैं। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, देखते हैं। यदि वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ यानी कांच का अपवर्तनांक Nga और द्रव का अपवर्तनांक NLA है, ठीक है ना बच्चों, तो द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक NGL कैसे हो जाएगा Nga। ये क्या पढ़ेंगे इसको, Nga को पढ़ा जाता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, NLA को पढ़ा जाता है वायु के सापेक्ष जल यानी लिक्विड का अपवर्तनांक, ठीक है ना बच्चों। परंतु NLA का मान 1 से अधिक है तो इस वजह से NGL का जो मान है वो Nga से कम हो जाएगा। यदि लेंस की फोकस दूरी वायु में FA हो और द्रव में FL हो तो 1/FA Nga माइनस 1/R1 माइनस R2 ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। और फिर लिक्विड के लिए जल के लिए करते हैं तो 1/FL और यहाँ पे NGL हो जाएगा -1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भाग करते हैं बच्चों, LHS के बटे में LHS रखेंगे और RHS के बटे में, देखो ये RHS है जो इसका, ठीक है ना, RHS के बटे में इसको RHS ही रखेंगे। ये देख लीजिए बच्चों, 1/FA इसके अपॉन में 1/FL और फिर बराबर में Nga माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। फिर NGL माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, तो इससे ये कट जाएगा। तो फिर इसको किस तरीके से देखो सोल्व करते हैं, आइए यहाँ समझते हैं। 1/FA गुणा 1/FL हो जाएगा बराबर में Nga माइनस 1 के अपॉन में NGL माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, FL अपॉन FA बराबर Nga माइनस 1 अपॉन NGL माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये मान जो है 1 से बड़ा है। अब क्या करते हैं, जो बटे वाली संख्या वो इधर आके गुणनफल में आ जाएगी तो FL का जो मान है वो FA से बड़ा हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि
लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी प्रकृति नहीं बदलती और फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है ना। नंबर सेकंड पॉइंट, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक NLA लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक NGA के बराबर है, अर्थात NLA बराबर NGA, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1/F1 1 हो जाएगा और 1/R1 -1/R2, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, 0 की इसमें गुणा करेंगे 0, अब इसकी इसमें गुणा करेंगे इक्वल में 1 रह जाएगा, F1 निकाल लेंगे तो जो 0 गुणा में है इधर आकर वो हर में आ जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कैसे जवाब देंगे बच्चों, अतः लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात लेंस एक समतल प्लेट की भांति काम करेगा। किसकी भांति काम करेगा, वो समतल प्लेट की भांति वो काम करेगा। ठीक है ना। अतः लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात लेंस एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। जैसे यदि फ्लिंट कांच के लेंस को CO2 में डुबो दिया जाए तो लेंस समतल प्लेट की भांति काम करने लगता है। नंबर 3, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक NLA लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, ये तीसरी कंडीशन है बच्चों। पहले वाली में कम था, दूसरी में बराबर था और तीसरे वाली में ऐसे द्रव में डुबो दिया जिसका अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है। ठीक है ना। तो NGL बराबर NGA और अपॉन में NLA 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा तो इसका मतलब NGL -1 ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक होने से बच्चों देखो हमको क्या मिलेगा, ठीक है ना, ऋणात्मक होने से देखो हमें क्या मिलेगा, 1FL/FA NGL -1 NGA -1 से FL का चिन्ह FA के चिन्ह के विपरीत हो जाएगा तो द्रव में लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। जैसे वायु का बुलबुला उत्तल लेंस, परंतु वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, मतलब दिखाई तो देगा वो हमें उत्तल लेंस की तरह, लेकिन वो किसकी तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह। वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, अब देखो ये तो आपने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा है कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से वो कम है ऐसे द्रव में डुबोते हैं, या बराबर है ऐसे द्रव में डुबोते हैं, या अधिक है ऐसे द्रव में डुबोते हैं। फिर कंडीशन आ जाती है भाई ये जो लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है, यानी लेंस छोटा या बड़ा है तो उसके ऊपर वो किस प्रकार से निर्भर करता है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1/F = N - 1, 1/R1 -1 R2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले पृष्ठ की त्रिज्या को धनात्मक लेते हैं, दूसरे वाली को ऋणात्मक लेते हैं। उभयावतल लेंस के लिए क्या होता है बच्चों, R1 की जगह ये रखा जाता है, R1 की जगह बच्चों ये रखेंगे -R1 और R2 की जगह R रखेंगे, तो ये हो जाएगा N - 1 -1/R1 -1/R2, माइनस का निशान यहाँ से बाहर ले लेंगे तो N - 1 बचेगा 1/R1 + 1/R2। इन सूत्रों से स्पष्ट है कि बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी अधिक और छोटी वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी कम होती है, अर्थात पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होते हैं। इस बात से हमको बच्चों ये पता चला है। नंबर 4 बात, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तथा लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भी बराबर हैं तो उपर्युक्त समीकरणों से FR के बराबर होगा तथा F - R होगा। अतः इस प्रकार के उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। यदि उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस का एक पृष्ठ समतल है तो n बराबर 1.5 के लिए f बराबर 2r हो जाएगा, अर्थात n.5 के लिए f का मान r के मान से कम नहीं हो सकता। तो ये बात हमें 4 पॉइंट इस प्रश्न में बच्चों सीखने को मिले हैं और उम्मीद है इससे आपका बहुत मार्गदर्शन हुआ होगा। ठीक है ना बच्चों। फिर आगे क्वेश्चन है बच्चों, आगे क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है ये भी बताइए।
लेंस की क्षमता प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। लेंस की क्षमता को इंग्लिश में पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा बच्चों 1/f, जब f मीटर में नापा गया हो। यानी ये सूत्र हम उस समय लगा सकते हैं जब फोकस दूरी मीटर में हो। और लेंस की क्षमता P बराबर 100/f, ये सूत्र उस समय प्रयोग करते हैं जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। f का मतलब होता है फोकस दूरी। यदि दो लेंस संपर्क में रखे हो तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2। और 1/f को क्या बोलते हैं? P। तो P ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। यदि P बराबर 0 तब यह संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति कार्य करता है। ठीक है ना बच्चों? तो आज की वीडियो में हम इतना ही आपको समझाएंगे। इससे अगले वाला क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू। आपका भविष्य शुभ हो और आप मेहनत करते रहें। अगर प्रश्न को समझने में, वीडियो बनने में आज हमने दूसरे तरीके से बनाई है, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको दोबारा फिर समझा सकते हैं। ठीक है, ओके।